बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ये वो शख्सियत हैं जिनसे हमेशा हमने फैज़ हासिल किया है, मोहब्बत की शक्ल में, शायरी की शक्ल में, इल्म की शक्ल में। और जो मोहब्बतें बांटने का सलीका तरीका इनको आता है वो शायद मादूद चंद लोगों के पास होता है। हमारे साथ आज मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अज़हर चौधरी। आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, आप दानिश्वर हैं, आप शायर हैं, और साथ साथ डॉक्टर साहब ने एक ब्लेज़र पहना हुआ है, तो मुझे उससे भी पता लगा कि डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं PSIM साउथ पंजाब के, यानी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। साथ साथ डॉक्टर साहब को भी एक एजाज़ भी मिला है फेलोशिप का रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन से। वो भी हमारे लिए भी, भावलपुर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी एक एहसास है। और डॉक्टर साहब के साथ हमारी निस्बत बहुत पुरानी है, दहाइयों पे मुश्तमिल है, और हमेशा डॉक्टर साहब ने रेडियो पाकिस्तान से, हमसे, हमारे प्रोग्राम्स में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया है, हमेशा हमें वक्त दिया है, हमसे मोहब्बत की है। डॉक्टर साहब, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने ब्लेजर पहना हुआ है, बड़ा मजे का, और नई मेरे लिए तो ये नई चीज़ थी, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि FCPS जब कर रहे होते हैं तो आपकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, और कभी कार्डियो की, डर्मेटोलॉजी की, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, वटएवर। लेकिन ये इंटरनल मेडिसिन जो है, ये है क्या? इसकी अहमियत और अफादियत हमें बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्पेशली देखिए कि अपडेट्स जो होती हैं इल्म और हुनर के अंदर वक्त के साथ साथ, पहले किसी ज़माने में होती होंगी महीनों में या सालों में, और उसके बाद फिर हफ्तों में, फिर उसके बाद ये घंटों में, और अब तो आप ज़रा नेट पे जाएं, कोई एक टॉपिक डालें और आप हैरान हो जाएंगे कि विद इन मिनट्स एक नई रिसर्च आ रही है, फिर नई आ रही है। तो ये अपहोल्ड करना किसी एक इंटर्निस्ट के लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए स्पेशलिटीज़ का इसके अंदर किरदार आ गया, और स्पेशली जहाँ पे इंटरवेंशनल मतलब एक एस्पेक्ट आ गया है, वो डायग्नोस्टिक का हो या थेराप्यूटिक का, उसके अंदर स्पेशलिटी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक बड़ी अहमियत ये है कि जो हमारी इंटरनल मेडिसिन है वो सर से लेकर पांव तक आपको हर बीमारी का मुकम्मल इहाता करने की अहलियत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, उमूमन हमने ये सुना है कि जो अहम चीज़ है आपकी ट्रीटमेंट से पहले वो तशखीस है, डायग्नोसिस है। जब हम ये नहीं कर पाते तो फिर हम वो घुमन घेरियों में चले जाते हैं और घूमते रहते हैं। आप खुद ही फरमाते हैं कि हमें जब किसी को मसाइल होते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है और फिर भी वो शायद कोई सही इस्तेफादा नहीं कर पाता। इसमें जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम है। कोई इंसान जब खुद फैसला करता है ना, अपनी किसी भी अलामत को देख के कि मैंने फलां स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो वो अमूमी तौर पे वो गलत फैसला होता है। आप बड़े हैरान होंगे ये बात सुन के। अच्छा, अमूमन हम ये फैशन बन गया वैसे। ये फैशन है कि जी मुझे लगता है मुझे हार्ट का इशू है तो मैं हार्ट वाले के पास जाऊं, मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही मैं ENT वाले के पास जाऊं, या मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, मेरे मेदे का मसला है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ये उसकी सेल्फ एक असम्पशंस है अपने बारे में। हैरान होंगे क्योंकि जिस तरह एक गाड़ी है जी, आप गाड़ी के अंदर आप भी समझते हैं कि एक्सल का कोई इशू आ जाए, उसके बाद स्टीयरिंग का कोई इशू आ जाए, और उसके बाद वो चीज डामाडोल होते होते उसकी अपनी अपनी डायमेंशन इतनी खराब हो जाती है इंजन की कि बाद फिर गियर का इशू आ जाता है। ये एक दूसरे के साथ इंटेग्रेटेड है ना जी। अच्छा, सारे सिस्टम अलाइनमेंट का इशू आ जाएगा, गाड़ी इधर को जा रही है उधर को जा रही। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई भी इंसान सबसे पहले इंटरनल मेडिसिन वाले के पास आता है ना, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत हद तक इल्म भी होता है, और दवाइयों के जरिए इलाज हम हर स्पेशलिटीज के हिसाब से कर लेते हैं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब आगे जाके कोई इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, थेराप्यूटिक एस्पेक्ट से या डायग्नोस्टिक के। उसके लिए हम स्पेशलिटीज के पास जब रेफर करते हैं तो वो प्रॉपर रेफरल होता है। ठीक है, फिर हमें अंदाजा होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे एक इंसान है, वो कहता है जी कि रात में सोता हूं ना तो आधी रात मुझे खांसी शुरू हो जाती है डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, अब वो अगर फैसला खुद करेगा तो सबसे पहले वो खांसी वाले डॉक्टर के पास जाएगा ना। अच्छा, वो देख दिखा के कहेगा जी गला आपका ठीक है, ENT वाले ने ओके कर दिया, उन्होंने कहा जी बेहतर है किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लें, उसके पास चला गया। उसके बाद चेस्ट वाले ने कहा जी हमारी तरफ से ओके है, हाँ ये जरूर है, बाद का दिल की वजह से भी मसला हो जाता है खांसी का, सही। वो दिल वाले के पास चला गया। दिल वाले ने चेक चूक करके कह दिया, उसने कहा यार नहीं, आपको तो ना किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब ये जो एक मरीज इस वक्त घुमनगिरी के अंदर ढला हुआ है, और ये रोलिंग स्टोन मैं समझता हूं बन जाता है। कोई एक स्पेशलिस्ट ये फैसला नहीं कर पाता कि हकीकत में किस स्पेशलिटी का है। तो ये तमाम चीजों का हल वाहिद यही है
कि इंटरनल मेडिसिन वाला बंदा प्रॉपरली आपको दवाइयों की हद तक लेके ट्रीट भी कर लेगा, मैनेज भी कर लेगा, लेकिन उसके बाद जहां इंटरवेंशन की जरूरत हो प्रॉपर तरीके से रेफरल मिलेगा। अब स्पेशलिटीज सारी जो थी उनकी सोसाइटीज पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन आपके लिए ये सरप्राइज होगा कि हर स्पेशलिटी के अंदर जो तादाद है फेलोज की वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है। इसके मुकाबले में एक ऐसी सोसाइटी की जरूरत थी जिसके अंदर बेशुमार फेलोज मौजूद हैं, और जिस तरह होता है कि एक प्रॉपर एक बड़ी बिल्डिंग के तरह आप जाते हैं ना, अंदर दाखिल होने लगते हैं जी। तो आप अगर मेन दरवाजे के जरिए से दाखिल होंगे तो प्रॉपर तरीके से उस मैप को फॉलो करते हुए हर जगह पहुंच सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा दरवाजा है ये इंटरनल मेडिसिन है। इसके अंदर हमारे फेलोज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब एक्सेस है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, हमारी एक्रीडिटेशन हो गई है। अब हम जॉइंट वेंचर के साथ चल रहे हैं, ग्लोबल जो इंटरनल मेडिसिन वाला ग्रुप है उसके साथ हम मिल चुके हैं। हमने ये किया है कि इंटरनल मेडिसिन के अंदर हमने चेयर्स रख दी है, लाइक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की चेयर है, डायबिटीज की चेयर है, पल्मोनोलॉजिस्ट की चेयर है, खुद हमारे साथ ये मिल के प्रोग्राम कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं, और जहां स्पेशलिटीज की जरूरत है उनको हम साथ अपने मिला के चलाते हैं। और ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और एक छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी पहुंच चुके हैं। हमारे सिटी चैप्टर अलग बन चुके हैं, प्रोविंशियल अलग है, नेशनल लेवल यानी हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल मेडिसिन है वो राउट करती है आपको स्पेसिफिक डिजीज की ट्रीटमेंट की तरफ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। यानी इसका मतलब है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तोहफा है हमारे लिए इंटरनल मेडिसिन का। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फेलोशिप जो है इसकी भी कुछ कहानी बताएं हमें, ऑब्वियसली पीपल लव टू नो अबाउट दैट। इस तरह है जी कि रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन जो है ना वो पूरी दुनिया में फेलोज को इस तरह की एजाजी डिग्री नवाजता है जी, लेकिन उसके कुछ चंद बड़े स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी खिदमत जो है जिस लेवल पे जितनी दहाइयों पे आपने काम किया। मैं आपको थोड़े से इसके चंद सेगमेंट्स बताऊंगा, क्योंकि जब वो नो हाउ लेते हैं किसी की क्रेडेंशियल्स के बारे में तो वो जानना चाहते हैं कि फेलोशिप कर ली, इट्स ओके, वो फेलोशिप के बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। आप फिर एपी बने, प्रोफेसर तक चले गए, ये प्रोफेसर भी बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक है। आपने इस प्रोफेसरशिप के दौरान जी कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है जिसकी बुनियाद पे डिस्टिंग्विशेबली आपको ये अवार्ड की रिसर्च की शक्ल में? सर अब वो 3-4 सेगमेंट है। नंबर 1 ये है कि आपने एजुकेशन के मामले में क्या किया जब आप प्रोफेसर बने हुए थे। नंबर 2 है कि आपने सोशल सर्विसेज और उस सेगमेंट में क्या किया। नंबर 3 आपका है रिसर्च का, और चौथा पहलू है कि आपने इस डिसिप्लिन के हवाले से मजीद क्या ऐसा इन्वेंशंस क्या की। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया 2010 से लेकर आज तक में पाकिस्तान की जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है, यानी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, उसकी जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, ये पिछले 13 साल से मैं उसका फाल मेंबर हूं और इलेक्टेड मेंबर हूं, जिसने पूरे करिकुलम को रिवाइज किया है। अच्छा। जिसने बहुत से इसके अंदर सेगमेंट्स हैं इम्तिहानी नुक्ता नजर से जो हम पहलू बदलते हैं हर दफा, उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। क्वेश्चन पूल बैंक जो था उसके अंदर अपना हिस्सा डाला नेशनल लेवल मेडिकल एजुकेशन को रिवाइव करने में। इसके अलावा एज ए फिजिशियन तो मैं हूं, लेकिन एक और सेगमेंट होता है जिसको मेडिकल एजुकेशन कहते हैं। जैसे बीएड एमएड होता है आम एजुकेशन में, इसी तरह हमारे यहाँ उसको मेडिकल एजुकेशन कहते हैं। मेडिकल एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से मैंने शुरू किया और 2010 के अंदर मैं उसको मुकम्मल करने में कामयाब, और उस वक्त से अब तक मैं पूरे नेशनल लेवल के ऊपर वर्कशॉप्स कराता हूँ। मैंडेटरी वर्कशॉप है जो हमारे नए फेलोज आ रहे हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मौजूद है उनकी रिहर्सल हो जाती है। उसके हम अंदर मेडिकल एजुकेशनल प्लानिंग, असेसमेंट टेक्निक, सुपरवाइजरी स्किल्स, और आजकल एक नया पहलू आ गया जिसको हम कहते हैं वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, WPBA। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत पहले से काम हो रहा है। अब हम इस सेगमेंट को लेके पूरे मुल्क के अंदर घूम रहे हैं। इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे नेशनल लेवल पे ऑनलाइन भी प्रोग्राम करवाए हैं, और जहां जहां जा सकता था मैं जाके मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर जाके ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंडक्ट करवाया। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब, ये अकेली एक जान जो है इतने काम कैसे कर लेती है? देखिए बात ये है कि क्योंकि हम तो आपको जानते हैं, हम आपसे आगाह हैं, और जो हमारे इस वक्त हाजरीन, नाजरीन और सामीन हैं वो भी यकीनन इससे आगाह। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो रिवॉर्ड होता है ना, बेशक अल्फाज की शक्ल में ही हो या किसी और थपकी की शक्ल में हो, टैपिंग भी कोई कर दे तो वो आपको परपेचुएट करता है ना, इंसिगेट करता है, और आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और बाद औक़ात हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ से कहाँ आ गए।
वाह तो ये वाह भी वाह। अल्लाह ताला के करम है। ये इसके तो मेरे अलावा ख्याल जो जितना बो डाउन होते हैं टू द विल ऑफ अल्लाह, उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाजता है बंदे को। ऐसे अरे डॉक्टर साहब, एक जो मौजू हम चाह रहे थे आज आपसे बात कर रहे हैं, ये तो आपका प्रोफाइल था ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब का प्रोफाइल जैसे आपने देखा कि कितना इनरिच्ड है और क्या क्या डॉक्टर साहब ने कार नुमाया अंजाम दिए हैं। तो आजकल जो डॉक्टर साहब जिस पे काम भी कर रहे हैं और हम लोग भी इससे वाकिफ हैं, वो एड्स है, जिसे अंग्रेजी में एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये मतलब इस वक्त पाकिस्तान में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी है और लोग भी इस पे काम कर रहे होते हैं, इसके बावजूद बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हमें हालिया दिनों में नजर आ रही है। तो ये बताएं कि ये एड्स क्या है, ये कैसे होती है, प्रिवेंटिव्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं ये एक वक्त वो भी था कि खौफजदा होते थे कि एड्स लाइलाज है जी ऐसे ही या ये क्यों ऐसे ही होता है ऐसे ही। वगैरह वगैरह। देखिए 1982 की बात है कि अफ्रीकन ग्रीन मॉन्कीज के अंदर ये सबसे पहली चीज जो थी वो दरियाफ्त हुई। इत्तेफाक से उन दिनों में 4th ईयर का स्टूडेंट था और मैं घूमता रहता था, जैसे आप मुझे जानते हैं। तो मैं सेंट्रल लाइब्रेरी गया, वहां पे मैं ऐसी चीजें मतलब देख रहा था, तो टाइम मैगजीन मेरे हाथ आ गया। टाइम मैगजीन के टाइटल के ऊपर इसकी तस्वीर थी एड्स की। अच्छा। उन्होंने वायरस की शक्ल दिखाई हुई थी और फिर ग्रीन मॉन्कीज का जिक्र था, तो वो स्टोरी सारी मैंने पढ़ी बैठ। उस वक्त तक कहीं किताबों में इसका जिक्र नहीं था। और जो दौर आज चल रहा है ना सोशल मीडिया का, जी ये भी एक्सेस किसी के पास नहीं थी। तो हमारे लिए वो एक डॉक्यूमेंट बड़ा अहम था। मैं उठा के लाया, लाके मैंने अपने कमरे में मेरे जो बाकी साथी थे उनको भी दिखाया। मैं कि यार ये नई बीमारी आ गई, बस अल्लाह ताला रहम ही करे, तो हम इसके बारे में मजीद कैसे जाने। उस जमाने में आप कहीं जा ही नहीं सकते सिवाय इसके कि लाइब्रेरियों में जाएं, किताबों में देखें। किताबों में थी नहीं, एक नई चीज है तो वो कहाँ से लाइब्रेरी में होगी। अब हमने इधर उधर खैर झांकना शुरू किया, कुछ और हमारे सीनियर्स थे उनके साथ बात शुरू की। उन्होंने कहा जी देखिए, बात यह है कि हमारे पास भी इल्म इतना की है, जो समझ में आती है बात वो ये है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इसलिए कहते हैं कि बाज इंसानों के अंदर पैदाइशी इम्यूनिटी नहीं होती। ठीक है। उसको रेजिस्टेंस, कुव्वत मुदाफियत नहीं होती। नहीं होती, उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है। एनर्जी ये है कि आपके पास वो वेपन्स भी नहीं है, आपके पास वो पुलिसमैन भी नहीं है जो कि दुश्मन को डिटेक्ट करके उसको मार सके बैरियर के तौर पे। यानी वो पैदाइशी नहीं होती, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, किताबों के अंदर टेक्स्ट के अंदर मौजूद थी। ये चूंकि एक्वायर्ड है, एक आदमी बिल्कुल सेहतमंद है कल तक और एकदम उसको ये बीमारी होगी, इसलिए इसको कहते हैं। जैसे हमें कट लगता है तो हमें वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं या हमारे WBCs हैं, पूरे का पूरा निजाम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वो मतलब है कि दे आर वॉन्डरिंग लाइक एनीथिंग, हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, गार्ड्स हैं हमारे। बिल्कुल वो तैयार होते हैं, वेपनाइज होते हैं। स्पेशली अगर एक इंसान का प्रीवियस एक्सपोजर हो चुका है, ठीक है, तो अब उसके अंदर नए नए वो तमाम वेपन्स मौजूद होते हैं, तो सेकंड टाइम आते ही उनके एकदम जंग वाली कैफियत का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एड्स हमारी सोसाइटी में, अगर हम अपनी साउथ पंजाब की, बहावलपुर की बात करें या गिरदोनवा की बात करें, तो कैसे कैसे एड्स फैल रहा है, बिल्कुल खुल के बताएं। देखिए बात ये है कि जब भी एड्स का लफ्ज आता है, ठीक है, तो लोग इसको बिला वजह एकदम सोच लेते हैं, सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देते हैं कि एड्स से तो मुराद ये कि अल्लाह माफ करे ये कोई गंदे गंदे काम करता हो। तो बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसका जब आगाज हुआ है तो उसमें ये एक फैक्टर था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि चूंकि कोई भी एड्स का जो यानी आपके जो सेक्सुअल अफेयर्स थे वो इतना एलिमेंट्स तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उसका भी हमने उस दौर में बैठ के काफी स्टडी किया कि आखिर ये कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी बुनियाद पे कि एक नॉर्मल फिनोमेना के तहत जो एक इज़्दिवाजी ताल्लुकात है उसमें तो ये नहीं होता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके हैं, लेकिन आपका जो एक गैर फितरी तरीका है उसमें आखिर क्यों होता है? ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि जो हमारा एक नॉर्मल अल्लाह ताला ने निजाम बनाया मर्द और औरत का, आप हैरान होंगे उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम इसको हम कहते हैं, ये मौजूद है। जबकि इसके मुकाबले में जो गैर फितरी तरीका है उसके अंदर जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत डेलिकेट है। यानी उसमें अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए तो उसके जरिए ये वायरस एक सेकंड के अंदर पार कर जाता है। तो दैट वाज वन ऑफ द पोटेंशियल बैरियर जो वहां मौजूद नहीं है। ठीक है, एक रीजन होगी। अच्छा, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि बहुत जगहों के ऊपर ये बड़ी तेजी से फैला, खास तौर पे जो लेस मतलब गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो हमारे प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत गलत है। जैसे एडिक्ट्स हैं हमारे, वो एक सिरिंज के तहत एक दूसरे को लगा रहा, दूसरा तीसरे को करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ चूंकि बहुत एरियाज ऐसे हैं
अंडर प्रिविलेज क्लास, ठीक है। कि वहां उनके लिए, लोगों के लिए इतनी बड़ी एक भलाई समझते हैं कि कोई बंदा ड्रिप लगाने वाला, टीके लगाने वाला मौजूद हो। अब वहां पे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मैं आपके लिए खुल के बताता हूं, मैं पिछले कोई 15 साल से यहाँ पे ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का मेंबर हूँ जी। उसके अंदर हमारे पास इस तरह के डिटेक्ट होके केसेस आते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर लेके आते हैं कि जहाँ पे इवन वेटरनरी वाइल्स, क्योंकि वेटरनरी वाइल आती है बड़ी बड़ी जी, वो ही वाइल जो होगी वो अगर इंसानी इस्तेमाल के लिए बनेगी तो 1 सीसी की होगी, 2 सीसी की होगी, जैसे ऑक्सीटोसिन है जी। तो वहां पे 50-50 सीसी की आती हैं, क्योंकि उन जानवरों का मैस ज्यादा है, उनको ज्यादा बड़े टीके लगाने पड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि वहां से वो टीका उठाते हैं वेटरनरी वाला, उसके अंदर एक सिरिंज खड़ी कर देते हैं, लाने के बाद जो आया निकाला 1 सीसी लगा दिया, जो आया 1 सीसी निकाल दिया। अब वो लग के मरीज को वापस फिर वहीं पे प्रिक हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, वो बॉटल एंटीबायोटिक तो दूर की बात है, एक वायरस का बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ये मुझे अंदाजा लगा कितना बड़ा काम। इसके बाद कुछ ऐसे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स किए जाते हैं, खास तौर पे आपको ही पता है जो क्रिमिनल अबॉर्शंस की जाती है, दैट्स अगेन अ रिच सोर्स, कि जिसके अंदर कोई फिल्थ इतना वो प्रोसेस करते हैं, प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए जाते, वो तो चोरी छुपे करने के लिए, ये 2 चीजें। और लेकिन सर वो भी तो हमारे को डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे बने हुए हैं जी, तो वो भी उनकी आमाजगाहें हैं, आमाजगाहें हैं बहुत बड़ी। ये दूसरा पहलू हो गया। इसके बाद आप देखें आजकल एक और चीज आ गई है कि पेडिक्योर मैनिक्योर, ये जो हमारे पार्लर्स बने हुए, सलून्स बने हुए सर, हाँ, उस पर रिवाज है कि हाथों के नाखून और पाँव के नाखून और पाँव की पूरी बनावट जी बिल्कुल, जो निबलिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, वो शार्प वेपन्स हैं एक तरह से मैं कहूंगा बिल्कुल। अब उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, स्टरलाइज्ड भी शायद नहीं, साइड एक्स के अंदर नहीं डाला जाता, स्टरलाइजेशन नहीं की जाती, या ये है कि आप हर बंदे के लिए, हर कस्टमर के लिए आप अलग से सेट तैयार कर लें, ऐसा भी नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद जो डेंटल क्लिनिक्स बने हुए हैं बहुत सी जगहों के ऊपर, जो टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, ये जो क्वैकरी है ये भी तो इसी का, ये इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। और ये चीजें सोचने वाली हैं, समझने वाली है। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत अहम है, वो ये है कि हमारे पास उसका यूएनओ के तहत बाकायदा पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम मजबूत है, मरबूत निज़ाम है, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मौजूद है फेडरल लेवल के ऊपर। उसने हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सेंटर्स खोल रखे हैं। बहावलपुर के अंदर एक सेंटर मौजूद है, उसके अंदर वो अद्वियात मौजूद हैं जो कि ऐसे किस्म के जो पोटेंशियल केसेस होते हैं उनको अगर वक्ती स्टार्ट कर दिया जाए तो वो उस स्टेज के अंदर मुंतकिल नहीं हो सकते जिसमें सडन डेथ होने का इम्कान हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। होता ये है कि हमने खुद अपने लेवल पे हमने कहा जी कि हम नया काम करते हैं कि मरीज तो आके हमें बताते नहीं है, हम यूं करते हैं कि बहुत से एरियाज में जाके स्क्रीनिंग करनी शुरू कर देते हैं। हमने जाके स्क्रीनिंग शुरू कर दी। अब भावलपुर के अंदर में हम ये काम, ये सू मोटो एक्शंस लिए आपने? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं, मैं आपको मिसाल दूं फौरन समझ जाएंगे। जैसे अब अनडिटेक्टेड हाइपरटेंसिव हमारी सोसाइटी में मौजूद है जी, पता कब चलेगा? जब हम उनका ब्लड प्रेशर करेंगे, जब हमारे बहुत से प्री डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक, ओवर डायबिटिक्स हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो उस धारे के अंदर नहीं आ रहे, इसलिए कि ना उन्हें पता ना हमें पता। सिर्फ कट टू सॉरी, सप्लीमेंट्री चीज है। हाँ। हमारे यहाँ अमूमन सिर्फ ये तो एड्स की बात कर रहे हैं। हाँ। कोई भी बीमारी हो, हम जब तक वो हमारे सर पे सवार ना हो जाए, हम शायद हॉस्पिटल जाना गुनाह कबीरा समझते हैं। ऐसा ही है, तो यानी ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसी तरह हमने हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए हुए, ठीक है, लगा के उसमें से हम डिटेक्ट कर करके उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एड्स का कैंप लगाया, ठीक है, उसके हमने की स्क्रीनिंग करने के लिए आए, उसमें से बहुत से लोग, कुछ लोग खौफ भी रहते हैं या भाग जाते हैं। मैं बताता हूँ ना हुआ क्या हमारे साथ ये वही बात हुई जो आप फरमा रहे हैं। हमने बहुत से नौजवान थे, उनके टेस्ट किए, उसमें तो पॉजिटिव आ गए। आने के बाद हमसे गलती हुई है, सच्ची बात है कि हमने उनको अवेयरनेस देने के लिए कि आपको तो एड्स हो गई, आपको ये हो गया, वो हो गया, इसमें गालिबन हमारे अमले ने या हम लोगों से कुछ जल्दबाजी कर रही है हमने पकड़ के। नतीजा ये निकला कि उन्होंने मोटरसाइकिल को किकल गाइर भाग गए और आज तक नजर नहीं आ रहे। ये हमारे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, बड़ा दुख हुआ। उसके बाद हमने फौरन ये प्रोग्राम रोक दिया। रोकने के बाद हमने कहा कि भाई आइंदा जो प्रोग्राम होंगे उसके अंदर उनको फौरन नहीं बताया जाएगा, पहली बात। दूसरा, उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि ये स्टिग्मा नहीं है भाई, ये काबिले इलाज है, आप हमारे साथ हमारी तरफ रुजू करें और मत समझें कि अगर एक बंदा डिटेक्ट हो गया है तो हम उसके किरदार के बारे में कोई धज्जियां कर रहे हैं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
इनोसेंट लोग हैं। आप देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कितने मतलब केसेस होते हैं जिनके जरिए से बीमारियां फैले जा रही हैं। आप हैरान सर सबसे ज्यादा इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा विक्टिम नहीं है? जी देखिए, एक्सीडेंटल इंजरी, लेबोरेटरी वर्कर्स को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जितने भी हैं, दे आर पोटेंशियल एंड दे आर लायबल टू हैव दिस इंजरी। लेकिन आप यकीन माने कि हमने चूंकि अब अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम लोगों के अंदर किए हैं, करने का ये नतीजा निकलता है कि हर बंदा खुदा न खासा जिसको प्रिक हो जाए और बाद में पता चले कि ये तो असल में एड्स का मरीज था, तो वो अगर 72 घंटे के अंदर अप्रोच करता है उस सेंटर के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया और आउटडोर के अंदर उसकी फैसिलिटी मौजूद है, तो ये उस हेल्थ प्रोफेशन को वॉलंटरली करना चाहिए इमीडिएट लेवल पे। और हम ये चाहते हैं कि ये 28 दिन का कोर्स होता है, वो कर ले तो वो आदमी एड्स से बच सकता है। अच्छा। इसको पोस्ट एक्सपोजर हम कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस, यानी उसके अंदर उस फेज के अंदर धारे में आ जाए। बिल्कुल ठीक। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें बेसिकली 4 से 5 अदारे शामिल हो गए। एक था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत आ गया। एक इसके अलावा अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे एक तंजीम है बाकायदा, उन्होंने हमारे साथ बात की। उसके बाद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने की, उस पर सोशल वर्क ने की, और फिर हमारी सोसाइटी। हमने ये सारा कार्य खैर आप खुद से कर रहे हैं? 5-6 ये लोग हम मिलके एक जगह हमने प्रोग्राम किया यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां पे हमने मुल्तान से, फैसलाबाद से और बहावलपुर से बहुत सारे लोगों को बुला लिया जो सोशल वर्क करना चाह रहे थे। ठीक है। पैशनेट थे बहुत ज्यादा, उन लोगों को हमने बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने उनको सब ने एड्रेस किया, टेक्निकल चीजें उनको बताई गई, उसके बाद इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताए गए, उसके बाद हमने सोशल हिंड्रेंसेस और ये सारे स्टिग्मा को कैसे हमने कवर करना है, और फिर इन तमाम लोगों को जो खुदा ना खास्ता इसके अंदर मुब्तला है उनको उस धारे के अंदर लेके आना कि वो अंडर कंट्रोल हो जाए बीमारी। देखिए ये बात समझने की है कि या तो आप बीमारी को प्रिवेंट कर लें, उसके लिए आपके पास की वैक्सीन होनी चाहिए। ठीक है। वैक्सीन ना तो हेपेटाइटिस सी की आज बन सकी आज तक, और ना इसकी बन सकी, लिहाजा ये उससे तो निकल गए। अब दूसरा तरीका हमें मुआशरे को बचाने का ये है अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ओके। उनको फिर आइसोलेट किया जाए, करने के बाद उनको कंट्रोल किया जाए ताकि बीमारी फैलाने की उनमें अहलियत कम हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ। सबसे बड़ी अहम चीज है कि एहतियात बहुत जरूरी। जी बहुत जरूरी। यानी आप इससे पहले कि आप इलाज की तरफ जाएं तो आप एहतियात कर लें। लिहाजा सबसे अहम बात यही है कि उन लोगों का माइंड सेट तब्दील किया जाए, उनसे कहा जाए कि भाई इसका कोई ताल्लुक उस बात से नहीं है जो आपके जहन में एक चीज बैठी है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके अपने अजीज व अकरबा, घर वाले, मिलने जुलने वाले, मुआशरे मोहल्ले वाले और तमाम लोग जो एक्सपोज हैं आपके साथ, उन तमाम लोगों को बचाने का एक ही तरीका है, और आपको इसकी पेचीदगियों से बचाने का भी एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द आप हमारे उस प्रोग्राम में आ जाएं, उस धारे में आ जाएं, शामिल हो जाएं, और आपको हम उस तरीके से इलाज के लिए इस काबिल ले आए। लिहाजा एक तरफ अगर हम वो प्रोग्राम जितना मर्जी बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, जब तक वो मरीज वहां नहीं पहुंचेगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा इससे भी बड़ा काम ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, उनको स्टिग्मा से अलग किया जाए, और ये कहा जाए कि जिस तरह हेपेटाइटिस बी सी को हम कंट्रोल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, और ये आपके लिए न्यूज होगी शायद कि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी इज ऑन डिक्लाइन। ठीक है। यानी एक ऐसा जमाना था जिसको हम काला यरकान कहते थे, और लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ, अर्ली डिटेक्शन का हुआ, पेशेंट को ट्रीट करने का सिलसिला हुआ, तो ये रिसोर्सेज कम होते 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 अल्हम्दुलिल्लाह ऑन डिक्लाइन है। हेपेटाइटिस सी जो यूं ऊपर को जा रहा था, माशाल्लाह वो अब नीचे को आने लग गया। उसकी रीजन ये है कि वैक्सीन नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमने हथियार नहीं फेंके, हमने मरीजों को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। जहां पॉजिटिव में केस मिला उसमें कंफर्म कर लिया कि इतना वायरस मौजूद है, फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसके अंदर इतना बड़ा हिस्सा डाला कि पिछले कई सालों से ये दवा छोटे छोटे सेंटर्स के ऊपर भी अवेलेबल है। तो जब आप उन पेशेंट्स में वायरस को अनडिटेक्टेबल कर देते हैं तो वो रिसोर्स खत्म हो गया, वो फिर दूसरे के लिए पोटेंशियल हैजर्ड नहीं रहता। तो लिहाजा हमने ये इस पहलू पे काम करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है ना, मलेरिया की भी वैक्सीन नहीं, तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि इसको भी निकाल के बाहर लाएं। डेंगू की भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कोविड में भी तो मसाइल हुए, कोविड उसमें भी हमने उसके मैं आपका एक और इस तरफ अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया। कोविड में चूंकि जान खनी का आलम था, और उन लोगों का भी जो बहुत प्रोग्रेस कर रहे दुनिया में, एडवांस जा रहे हैं,
उन्होंने 1 साल के अंदर निकाल के वैक्सीन रख निकाल दी, ये देखिए बेचारा ये यतीम है ये एड्स के 1982 टू से से, आ रहा है, हाँ जी, ठीक है ना, और अभी तक 45 कोई, साल हो गए इसकी वैक्सीन नहीं बनी। हेपेटाइटिस सी हाँ, उनका मसला नहीं है, लिहाजा इसकी वैक्सीन नहीं बनी। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके लिए उनका इशू नहीं इसमें है। तो फाइजर ने बड़ा काम किया। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आप ये देख लिए कि मतलब है कि आपके सामने कोरोना आया, आने के बाद एक मिस्ट्री बना, मिस्ट्री बनने के बाद उसकी वैक्सीन बन गई। लिहाजा अगर कोई चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये बड़ा अहम आज मौजू था हमारा कि एड्स पाकिस्तान में मौजूद है, उसे कैसे बचा जा सकता है, क्या अलामात हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी तफसील से आज इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन ये ज़रूरी था कि हम जो आगही है, जो इंफॉर्मेशन हमने डिसमेंट करनी है, वो ऑब्वियसली उसको सही मानों में कर पाए। डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा एलेबोरेटेड वे में एड्स के हवाले से और जो दीगर बीमारियां और इंटरनल मेडिसिन के हवाले से है वो बताया। आपकी आमद का, आपकी मोहब्बत का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट यू हैव रेंडर्ड टाइम सर। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, बहुत मोहब्बत आपने।